सर नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हड़प्पा क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। मैं सुरेश बेनीवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए, इस हड़प्पा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो ये आपके लक्ष्य आर्मी ऐप पर जो क्लासेज चल रही है, कल हमने इतिहास के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा की थी। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। एक आपके कल प्रॉब्लम आई थी, उसको मैंने तुरंत ही सॉल्यूशन करवा दिया था। मौखिक रूप से तो बोला था वही था, लेकिन वह क्या कि लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। हमने पढ़ा था 1853। एक बार वापस देख लीजिए उस चीज को, आप देखिए। बाद में मैंने तुरंत ही उसको सॉल्यूशन करवा दिया था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। 1853 ईस्वी की बात कर रहे थे हम, गवर्नर की। किसकी बात कर रहे थे? गवर्नर की। मैंने बोला लॉर्ड डलहौजी था। क्या बोला था? लॉर्ड डलहौजी बोला था, लेकिन बोर्ड पर लिखा क्या था? मैंने लॉर्ड कैनिंग लिखा था। बोर्ड पर लिखा क्या था? लॉर्ड कैनिंग। लेकिन फिर वापस से मैंने दोहरान कराया आपका, तो उस दौरान के समय वापस से लॉर्ड कैनिंग मुझे दिखाई दिया, तो उसका तुरंत आपका सॉल्यूशन करवा दिया गया। तो उसका थोड़ा सा आप देखिए, पीपीटी के अंतर्गत जाकर देखिए, पूरा वापस है सारी, और उसमें आपको लॉर्ड है वो डलहौजी मिलेगा। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप विश्वास बनाकर रखिए, कोई किसी भी प्रकार की आपकी दिक्कत है वो नहीं आने दी जाएगी। आज उसी से हम आगे बढ़ेंगे कि जो है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसकी सर्वप्रथम खोज कब और किसके द्वारा की गई, कौन सा स्थान है उसका खोजा गया, और उसके बाद में कौन सा स्थान खोजा गया, इसका नामकरण के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। इनके स्थिति और विस्तार के ऊपर भी हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज की हम शुरुआत करते हैं इस क्लासेज के अंतर्गत। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज कब और किसके द्वारा की गई और कौन सा स्थल खोजा गया। तो देखिए, सर्वप्रथम खोज की बात करें, सर्वप्रथम खोज की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी सर्वप्रथम खोज है। ये खोज की गई 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जो खोज की गई 1921 ईस्वी में है। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज हुई। कौन सा स्थल खोजा गया उसकी हम चर्चा करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले जो स्थल खोजा गया उस स्थल का नाम है हड़प्पा। कौन सा स्थल खोजा गया? हड़प्पा स्थल है, ये खोजा गया। इसे हड़प्पा स्थल की खोज 1921 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो इसकी सर्वप्रथम खोज राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया स्थल है। वो कौन सा स्थल था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हड़प्पा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम कौन सा स्थान खोजा गया, तो आपको आंसर देना हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज कब हुई थी? तो ये खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। और सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज करने वाला विद्वान कौन था? राय बहादुर दयाराम साहनी। किसके निर्देशन में खोज हुई थी? ये खोज किसके निर्देशन में हुई थी? तो ये खोज है जॉन मार्शल। किसके निर्देशन में हुई थी? जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थान है वो खोजा गया था 1921 ईस्वी में। उसके बाद में हम बात करें दूसरा स्थान जो खोजा गया था, और वो दूसरा स्थान कौन सा खोजा गया था? दूसरा स्थान खोजा गया, दूसरा स्थल, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा स्थल है वो खोजा गया था। वो दूसरा स्थल है आपके मोहन जोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूसरा स्थल है वो खोजा गया था,
और वो दूसरा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो की जो खोज है, इस मोहनजोदड़ो है, इसकी खोज 1922 ईस्वी में। दूसरा स्थल कौन सा खोजा गया था? 1922 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता का है वो दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो खोजा गया था 1922 ईस्वी में। और इस स्थल की जो खोज करने वाले वो विद्वान थे, और वो विद्वान कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जिसके द्वारा खोज की गई थी उनका नाम है राखलदास बनर्जी। कौन थे? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा स्थल खोजा गया, और वो दूसरा स्थल कौन सा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मोहनजोदड़ो। तो इस प्रकार है सिंधु घाटी सभ्यता की क्या होती है? खोज होती है। पहला स्थल खोजा जाता है हड़प्पा, और दूसरा स्थल कौन सा खोजा जाता है? मोहनजोदड़ो है वो खोजा जाता है। तो दूसरा स्थल है ये खोजा गया था। पहला स्थान कौन सा खोजा गया? हड़प्पा खोजा गया, राय बहादुर दयाराम साहनी, जॉन मार्शल के निर्देशन में। दूसरा स्थल खोजा गया मोहनजोदड़ो, खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आगे चलते हैं। हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की स्थिति और विस्तार की। किसकी बात करेंगे हम? स्थिति और विस्तार। बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। स्थिति एवं विस्तार। देखिए स्थिति और विस्तार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता है कितने देशों में फैली हुई है? सबसे पहली चीज कि सिंधु घाटी सभ्यता है वो कितने देशों के अंतर्गत है? वो फैली हुई है 3 देशों में फैली हुई है। स्थिति और विस्तार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता है ये 3 देशों में फैली हुई है। कितने देशों में फैली हुई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 3 देशों में फैली हुई है। भारत, दूसरा देश है पाकिस्तान, और तीसरा देश है अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान और तीसरा देश है अफगानिस्तान। भारत है, पाकिस्तान है और तीसरा देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। देखिए भारत में कितने स्थल खोज लिए गए हैं? भारत में जो स्थल खोजे गए हैं 918 स्थल। भारत में कितने स्थल खोज लिए गए हैं? 918। पाकिस्तान में कितने स्थल खोज लिए गए हैं? 481 स्थल। पाकिस्तान से कितने स्थल खोज लिए गए हैं? 481 स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के हैं वो पाकिस्तान से खोज लिए गए हैं। फिर हम बात करें अफगानिस्तान से कितने स्थल खोजे गए हैं? 2 स्थल। ये आपके पूछे जा सकते हैं, इनमें नाम क्या क्या है, ये 2 स्थल कौन कौन से हैं? और इनकी अगर हम चर्चा करें, जो स्थल अफगानिस्तान से खोजे गए हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो स्थान है, एक स्थान का तो नाम है सोर्दगुई। क्या नाम है? सोर्दगुई। और दूसरा स्थल है जिसका नाम है मुंडीगाग। दूसरा स्थल है और उस दूसरे स्थल का नाम क्या है? मुंडीगाग। इनकी संख्या आपके नहीं पूछी जाती है, फिर भी ध्यान रखना है। भारत 918 और पाकिस्तान 481, लेकिन विशेष रूप से यह ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान तक कितने स्थान हैं वो खोज लिए गए हैं। तो अफगानिस्तान तक स्थान खोजे गए हैं 15-25। जो स्थान खोजे गए हैं वो है सोर्दगुई और मुंडीगाग। इनके आपको क्या करना है? नाम याद रखने हैं। अब देखिए हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता है, इनका क्षेत्रफल कितना है? हम बात करें सिंधु सभ्यता जिसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो इसका क्षेत्रफल वर्तमान में कितना है? और एनसीईआरटी के अनुसार जो हमारी कक्षा 11th और 12th में या कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक जिन टॉपिक में एनसीईआरटी की हमारी पुस्तकें चलती है विद्यालय के अंतर्गत, और उन पुस्तकों के अंतर्गत
जो सिंधु घाटी सभ्यता जिन जिन में टॉपिक है और वहां पर जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल बताया गया उस क्षेत्रफल की भी चर्चा करेंगे हम, और वर्तमान में है वो कौन सा है हम उसकी भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए आपके कमेंट चल रहे हैं, हड़प्पा रावी नदी पर है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है। एकदम सही बात है भैया, ये सारी चीजें आपको बता दी जाएगी, एकदम अच्छी तरह से पढ़ाई जाएगी, आपको नो टेंशन रही है। इसे हड़प्पा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का हार्दिक और स्वागत। सर कल की क्लास नहीं मिल रही है, ये सर अभी आपसे बात कर लेंगे कहां पर किस प्रकार है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्षेत्रफल कितना है, जो मैं एनसीईआरटी के अनुसार जो आपको क्षेत्रफल बता रहा हूं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में जो क्षेत्रफल है हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कितना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, ये इसका क्या है, क्षेत्रफल है। फिर हम बात करें वर्तमान की स्थिति में इसका क्षेत्रफल कितना हो चुका है, क्योंकि दिनों दिन इनके नए स्थल खोजे जा रहे हैं और जितने नए स्थल खोजे जा रहे हैं उसी के अनुसार इसका क्षेत्रफल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो वर्तमान में लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर, वर्तमान में कितना है ये नहीं पूछा जाएगा, लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर, 20 लाख वर्ग किमी के अंतर्गत है वर्तमान में इस सिंधु घाटी सभ्यता है वो फैल चुकी है। अब देखिए हम इसकी बात करें कि इसकी आकृति कैसी है, सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस आकृति में है, ये पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता है और इसकी आकृति कैसी है। तो इसकी आकृति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति है वो किस प्रकार की आकृति है, तो वो आकृति है त्रिभुजाकार आकृति। कौन सी आकृति फैली हुई है, त्रिभुजाकार आकृति फैली हुई है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका पूरा मानचित्र किस प्रकार है। तो त्रिभुजाकार जो है आकार है इसका वो है। अब देखिए आगे हम बात करें, एक बार देख लीजिए वापस, स्थिति और विस्तार कितने देशों में फैली हुई है, 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, विस्तार है। और फिर बात करें 3 देश, भारत है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। इसमें आप कभी कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये स्थान है, संख्या नहीं पूछे जाएंगे। अफगानिस्तान वालों के नाम याद रखना है क्योंकि कई जगह आपको भारत के स्थान 917 भी मिलेंगे, लेकिन वर्तमान में अगर हम भारत में स्थानों की बात करेंगे तो लगभग 1500 स्थान खोजे जा चुके हैं। वर्तमान की स्थिति की अगर हम बात करें तो वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में लगभग स्थान बढ़कर कितने हो चुके हैं, 1500 स्थल हो चुके हैं। तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इतना जरूर पूछा जा सकता है कि 3 देशों में फैली हुई है। कितने देशों में फैली हुई है, 3, भारत, पाकिस्तान और कौन सा है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के स्थान है ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए क्या है, वेरी मोस्ट है। ये स्थान क्या है आपके लिए, वेरी मोस्ट है। अफगानिस्तान से 2 स्थान है वो खोजे गए हैं। अब हम बात करेंगे अगले, पीपीटी एकदम सही तरीके से बन रही है, आप अपनी कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं और इसी के साथ साथ इन वीडियो के नीचे आपको ये है जो नोट्स है पीपीटी के रूम में मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ ही जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है 2-3 दिन 2-3 क्लासें लगेगी, में 4 भी लग सकती है। और उसके बाद में जो इस सिंधु घाटी सभ्यता से जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न भी आपको है वो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे और यहां पर उन प्रश्नों को मैं क्या करवाऊंगा, हल भी करवाऊंगा। जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट होगी, कंप्लीट होते ही आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे और उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि भाई हमने जो पढ़ा है, आपने जो पढ़ा है आपको कितना याद है और आपने कितना उसको क्या किया है, तैयार किया है। तो प्रत्येक टॉपिक के बाद में आपको क्या मिलेंगे, इनके प्रश्न मिलेंगे और वो जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित आपके लिए क्या लेकर आएंगे, हम प्रश्न लेकर आएंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम, स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार है इसका किस प्रकार का था उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जिस प्रकार हम भारत की स्थिति और विस्तार पढ़ते हैं उसी के अनुसार ही
हम सिंधु घाटी सभ्यता की स्थिति और विस्तार को पढ़ेंगे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है वो पूछ लिया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता है जो भारत में इसका सबसे उत्तरी छोर है वो कौन सा छोर है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे उत्तरी छोर है और वो छोर है मांडा। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, मांडा है। कौन सा है, मांडा है, सबसे उत्तरी छोर है भारत में, ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर है और वो उत्तरी छोर है उसका नाम क्या है, मांडा है। ये मांडा है, ये कहां पर है, ये बच्चों जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में ये सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक फैली हुई है, तो दक्षिण में ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है, दक्षिणी छोर है, उस दक्षिणी छोर का नाम है देमाबाद। और देमाबाद कहां है बच्चों, महाराष्ट्र। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, देमाबाद है, और देमाबाद कहां पर है बच्चों, महाराष्ट्र में है। तो उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र तक है, यह सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। अब बात करें इसका सबसे पूर्वी छोर कौन सा है, तो इसका जो सबसे पूर्वी छोर है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, और ये आलमगीरपुर है, ये कहां पर है बच्चों, ये है यूपी में। कहां पर है, यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर स्थान है। ये सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर है। आलमगीर पूर्वी छोर है, आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में ये कहां तक फैली हुई है, तो पश्चिम में ये फैली हुई है सूत का गेंडोर। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर है, और पश्चिमी छोर कौन सा है, सूत का गेंडोर। सूत का गेंडोर है, ये कहां पर है, ये पाकिस्तान में है बच्चों। कहां पर है, पाकिस्तान में है। अब देखिए चार छोर है, उत्तरी छोर मांडा, दक्षिणी छोर देमाबाद महाराष्ट्र, पूर्वी छोर आलमगीरपुर, और पश्चिमी छोर कौन सा है, सूत का गेंडोर। ये जो स्थान है वो कौन कौन सी नदियों के किनारे विकसित हुए थे उनकी चर्चा करेंगे। देखिए सबसे उत्तरी छोर है मांडा, ये मांडा है कौन सी नदी के किनारे विकसित हुआ था, तो ये चेनाब नदी। कौन सी नदी, चेनाब नदी के किनारे विकसित हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर मांडा, और मांडा है कौन सी नदी के किनारे विकसित हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, तो वो हुआ था चेनाब नदी के किनारे विकसित हुआ था। दक्षिणी छोर है देमाबाद, और देमाबाद महाराष्ट्र है, और ये कौन सा है, ये परवरा नदी के किनारे विकसित हुआ था। अगर परवरा एग्जाम में नहीं आता है तो गोदावरी हो जाएगा, क्योंकि ये किसकी सहायक है, गोदावरी की सहायक नदी है। फिर बात करें आलमगीरपुर, ये कौन सी नदी के किनारे विकसित था, तो ये था हिंडन नदी के किनारे विकसित। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुआ, हिंडन नदी के किनारे है, ये विकसित हुआ था आलमगीरपुर, जो कहां पर है, आपके यूपी में है। सबसे पश्चिमी छोर है वो कौन सी नदी है, और ये हुआ था दास्क नदी, पाकिस्तान में बहती है, और दास्क नदी के किनारे पश्चिमी छोर है वो विकसित हुआ था। तो चारों दिशाओं के चारों छोरों की हमने चर्चा कर ली है, और चारों छोर हैं उत्तर में मांडा चेनाब नदी, दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र परवरा नदी, पूर्व में आलमगीरपुर यूपी हिंडन नदी, और पश्चिम में सूत का गेंडोर पाकिस्तान दास्क नदी। अब आपको ऐसे लग रहा है कि सर ये तो आपने तो बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जिसका आकार त्रिभुजाकार था, लेकिन यहां पर तो ये आयताकार बन रही है। देखो आयताकार नहीं बन रही है, अभी आपको बताएंगे ये त्रिभुजाकार किस प्रकार की थी। सिंधु घाटी सभ्यता है जिसका विस्तार इस प्रकार के था जो मैं आपके सामने बना रहा हूं। ये नदी ये इस प्रकार की थी। सिंधु घाटी सभ्यता है जो आपके जिसका विस्तार है वो किस प्रकार के था, इस प्रकार फैली हुई थी। ये यहां पर ऐसे फैली होती है। यह है इसका
आया समझ में? कौन सी आकृति बन रही है? त्रिभुजाकार बन रही है, नहीं बन रही है? उत्तरी छोर, दक्षिणी छोर, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर। अब देखिए हम बात करें इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिमी चौड़ाई कितनी है। ये इसका था समुद्री तट, और समुद्री तट की है वो लंबाई कितनी थी। तो देखिए इसकी जो पूर्व से पश्चिम है 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण ये कितनी है 1400 किलोमीटर, और ये था इसका समुद्री तट, और समुद्री तट है वो कितना था 1300 किलोमीटर समुद्री तट। तो ये इसकी स्थिति और क्या है, विस्तार है। अब देखो यहां पर हम पढ़ेंगे कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है भारत के कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार नहीं था। अब देखिए एक एक आपके समझ में आ जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन से राज्य में है। यहां पर हम पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र, तो देखिए यहां पर लिख लेते हैं महाराष्ट्र में तो विस्तार है ही। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से ऊपर क्या है मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। इधर कौन सा है गुजरात, जहां से हमें सर्वाधिक स्थान मिले हैं, तो गुजरात में इसका विस्तार है ही। फिर बात करें इधर ऊपर कौन सा है राजस्थान, तो राजस्थान में भी इसका क्या है विस्तार है। फिर इधर हम बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में भी सभ्यता का क्या रहा है विस्तार रहा है। फिर उत्तर प्रदेश से फिर इधर हम बात करें और कौन कौन से राज्यों में थी, दिल्ली के आसपास ये सभ्यता फैली हुई थी। हरियाणा, कहां पे हरियाणा, हरियाणा में भी यह सभ्यता है वो क्या थी फैली हुई थी। हरियाणा, इधर आ जाता है आपके पंजाब वाला क्षेत्र, पंजाब में ये भी ये सभ्यता फैली हुई थी। और सबसे ऊपर आ जाता है जम्मू व कश्मीर। अभी और एक हम कर सकते हैं लद्दाख, क्या कर सकते हैं लद्दाख, इस वाले क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर लद्दाख वाले क्षेत्र में भी इस सभ्यता के हमें क्या मिले हैं कई सारे अवशेष मिले हैं। तो उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में भारत के जो राज्य हैं उन सभी राज्यों के अंतर्गत है सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था स्थिति और विस्तार था। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इसका सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, इसका सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, ये कौन सी सभ्यता थी, इधर कौन सा है पूर्वी छोर कौन सा है और पश्चिमी छोर कौन सा है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, किस काल की सभ्यता थी, और यहां पर किस प्रकार का हमें समाज देखने को मिलता है। मेन इसके जो 4-5 पॉइंट है उन पॉइंटों के ऊपर हम क्या करेंगे चर्चा करेंगे। तो देखिए विशेषताएं, किस प्रकार की इनकी विशेषताएं रही है, फिर इनका समय पढ़ेंगे। विशेषताएं, देखिए विशेषताओं की अगर हम चर्चा करें तो यहां से आपके प्रश्न पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिंधु घाटी सभ्यता है ये आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। कौन से काल की सभ्यता है, आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। यह आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। अब देखो आदि ऐतिहासिक काल क्या है। इतिहास को 3 कालों में बांटा गया था। कितने कालों में बांटा गया था 3। एक तो काल आता है प्राक ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें मानव का हमें कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है। उस काल को किस नाम से जाना गया है, प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जाना गया है। कहने का मतलब इस काल के जो हमें अवशेष मिलेंगे, पत्थर के औजार हैं,
मृदभांड है, ये ऐसी चीजें मिलेगी। दूसरा काल आता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल, और इस आदि ऐतिहासिक काल का क्या मतलब है कि वह काल जिसका हमें मानव का लिखित साक्ष्य उपलब्ध होता है, लेकिन उस मानव के द्वारा जिस लिपि का प्रयोग किया गया उस लिपि को वर्तमान मानव नहीं पढ़ सकता। लिपि मिली है, लिपि के अवशेष भी मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों से मिले हमें बहुत सारे, कई मर्दबांडों से भी मिले हैं, लेकिन उस लिपि को हम पढ़े नहीं सकते। आज तक किसी ने है इस लिपि को कोई भी पढ़े नहीं पाया है। उसके बाद में आता है ऐतिहासिक काल, और इस ऐतिहासिक काल में मानव का लिखित साक्ष्य मिलता है, और उस लिखित साक्ष्य को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से है वो पढ़ सकते हैं। तो देखिए अभी हमने चर्चा की कि जो ये सभ्यता है वो किस काल की सभ्यता मानी गई है, तो ये सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की है। आदि ऐतिहासिक काल देखिए 3 काल लिखे हमने, यहां पर कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो रहा है, यहां पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुआ, लेकिन इन अवशेषों को हम पढ़े नहीं सकते, इस लिपि को हम पढ़े नहीं सकते। फिर यहां पर ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और उस लिपि को पढ़ा भी जा सकता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। यह एक कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। यह एग्जाम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कांस्य युगीन सभ्यता विश्व की तीसरी कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि इससे पहले 2 सभ्यताएं कांस्य युगीन हो चुकी है, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। और तीसरी जो विश्व की कांस्य युगीन सभ्यता वो कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि यहां पर बड़ी मात्रा में कांसे के औजार मिले हैं, बड़ी मात्रा में कांसे के औजार, बड़ी मात्रा में क्या मिले हैं? कांसे के औजार मिले हैं। और बड़ी मात्रा में कांसे के औजार मिलने के कारण इस सभ्यता को कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, समाज किस प्रकार का था? इस सभ्यता में जो समाज है वो समाज किस प्रकार का था, उस समाज की हम चर्चा करें तो इस सभ्यता का जो समाज है वो समाज था मात्र सत्तात्मक। समाज किस प्रकार का था? मात्र सत्तात्मक समाज था। कहने का मतलब घर का मुखिया माता हुआ करती थी। मात्र सत्तात्मक समाज उसे कहते हैं जिसमें घर का मुखिया कौन होती है? माता होती है। तो मात्र सत्तात्मक समाज की जानकारी कैसे मिलती है? क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमें मात्र देवी की मरण मूर्तियां, मात्र देवी की क्या मिली है? मरण मूर्तियां मिली है बहुत बड़ी मात्रा में। कहां से? जब सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थानों की खुदाई की गई तो उन स्थानों से हमें मात्र देवी की क्या मिली है? बहुत बड़ी मात्रा में मरण मूर्तियां मिली है। मात्र देवी की मरण मूर्तियां, मरण मूर्तियां। मरण मूर्तियां किसे कहते हैं भैया? मिट्टी से निर्मित मूर्तियां। मरण मूर्तियां का मतलब मिट्टी से निर्मित जो मूर्तियां हैं वो अधिकतर नारी की, महिलाओं की मिली है, जिसे अनुमान लगाया गया कि यहाँ की जो सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता थी? मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। अब देखिए और हम बात करें, यहां का जो परिवार है, परिवार, सिंधु घाटी सभ्यता का परिवार किस प्रकार का परिवार था? एकल परिवार था या संयुक्त परिवार था? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता समाज मात्र सत्तात्मक, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, और नगरीय सभ्यता है तो यहां का परिवार क्या है? एकल परिवार है। ध्यान रखना भाई, नगर आएगा तो कौन सा परिवार आएगा? एकल परिवार।
सिंधु घाटी सभ्यता का जो परिवार है वो कौन सा परिवार था? एकल परिवार था। समाज क्या था? मातृसत्तात्मक समाज था। और यह एक नगरीय सभ्यता थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी बच्चों? नगरीय सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता से जो नालियां मिली है, जो सड़कें मिली है, सड़कों का जो वर्गीकरण किस प्रकार किया गया था, वो सारी एक नगर की विशेषता बताते हैं। और ये कौन सी सभ्यता थी? ये एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? ये व्यापार प्रधान सभ्यता थी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं रही है। विशेष तौर से वैसे विशेषता बहुत सारी है, लेकिन हम आपको बड़ी बड़ी विशेषता बता रहे हैं। एक एक को फिर आगे पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस काल की सभ्यता? पूछ लिया जाए तो आप जवाब देगो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता मानी गई है। आदि ऐतिहासिक काल में क्या था उसके बारे में हमने चर्चा की है। फिर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता है? यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता बच्चों? ये कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि यहां से बहुत बड़ी मात्रा में किसके औजार मिले हैं? कांसे के औजार मिले हैं। और कांसे के औजार मिलने के कारण इसको कांस्य युगीन सभ्यता माना गया है। कई जगह ताम्र युगीन सभ्यता भी लिखा हुआ है, लेकिन बड़ी मात्रा में कांसे के औजार मिले हैं, तांबे के कम मिले हैं। फिर हम बात करें मातृसत्तात्मक समाज किस प्रकार का था? वो समाज था मातृसत्तात्मक। घर का मुखिया माता हुआ करते थे, जिसकी जानकारी हमें वहां से जब खुदाई की गई इनके स्थानों की, तो उन स्थानों से हमें बहुत बड़ी मात्रा में मातृ देवी की मरण मूर्तियां मिली है। मिट्टी से निर्मित क्या मिली है? मूर्तियां मिली है। बात करें परिवार, और परिवार है वो कौन सा परिवार था? एकल परिवार था। ये एक नगरीय सभ्यता थी और व्यापार प्रधान सभ्यता थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता की क्या रही है? प्रमुख विशेषताएं रही है। अब देखिए आगे हम चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का समय या काल निर्धारण। समय और काल निर्धारण के बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। इसका समय क्या रहा है और इसका काल निर्धारण सबसे पहले किसने किया था? यह सभ्यता किस समय की है? समय कह दो या काल निर्धारण। काल निर्धारण। सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सभ्यता का समय, सिंधु घाटी समय जिसका सर्वप्रथम काल निर्धारण करने वाले विद्वान कौन थे? वे कौन से विद्वान थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम समय बताया और उसका काल का क्या क्या था? निर्धारण किया था। तो काल निर्धारण करने वाले विद्वान थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। जॉन मार्शल है जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम क्या किया था? काल का निर्धारण किया था। जॉन मार्शल ने जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय बताया था, वो समय बताया था 3250 से 2750 ईसा पूर्व। 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व है। यह समय सर्वप्रथम बताने वाले विद्वान थे, वो विद्वान थे जॉन मार्शल। थोड़ा सा अगर हम गहराई से पढ़ें कि भाई इसने ये समय किसे निर्धारित किया था, तो इन्होंने ये जो समय बताया था, मेसोपोटामिया की एक सभ्यता आप पढ़कर आए होंगे, आपने सुना होगा नाम, बेबीलोन की सभ्यता, मेसोपोटामिया। और इसी मेसोपोटामिया की सभ्यता यानी मेसोपोटामिया से एक अभिलेख मिला है, सारगोन अभिलेख। कौन सा अभिलेख मिला है? सारगोन अभिलेख। और इस सारगोन अभिलेख के आधार पर पता लगाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या था। लेकिन जो आपके एग्जाम में समय पूछा जाएगा और वो समय कौन सा है, वो समय आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वो है आपके
कार्बन 14 पद्धति, जिसे C14 पद्धति के नाम से भी जानते हैं। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है? तो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो है आपके 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। कई जगह आपको 2350 से 1700 भी मिलेगा केवल, लेकिन एनसीईआरटी की किताबों के अनुसार अगर हम बात करें तो इसका जो समय है 2350 से लेकर 1750 है। यह समय आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका ध्यान रखना। ये याद रहता तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता के काल का सर्वप्रथम निर्धारण करने वाला वो विद्वान कौन था? तो वो विद्वान था जॉन मार्शल। तो ये बात आई काल निर्धारण की। अब हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता है, इसी को ही नाम देने वाले नामकरण की बात करते हैं। नामकरण, नामकरण देखिए, नामकरण की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसे कहते हैं, और इसका नामकरण करने वाले सर्वप्रथम नामकरण किसने किया? तो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता आदि अनेक नामों से इसे जाना जाता है, और इसी का जो नामकरण करने वाले सर्वप्रथम जो विद्वान थे, और वो विद्वान कौन थे? जॉन मार्शल ही थे, जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल ने इसे नाम दिया सिंधु सभ्यता। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई थी, इसलिए जॉन मार्शल ने इसको क्या नाम दे दिया? सिंधु सभ्यता नाम दे दिया। क्या नाम दिया बच्चों? सिंधु सभ्यता से नाम दिया गया, किसके द्वारा? जॉन मार्शल। बाद में अलग अलग नाम आते रहे, सिंधु सभ्यता भी नाम आया, और क्या कहता जाता है इसे? सिंधु घाटी सभ्यता भी नाम आया, और क्या नाम आया? सिंधु सरस्वती सभ्यता भी नाम आया, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसका नाम आया, और क्या नाम आया? इसका नाम आया हड़प्पा सभ्यता, और सबसे अंत में यही नाम मान्य हुआ था, कौन सा? हड़प्पा सभ्यता। क्यों मान्य हुआ? क्योंकि आप हड़प्पा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्या कर रहे हैं? जो है क्लासे ले रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता क्योंकि सर्वप्रथम खोज, सर्वप्रथम खोज, और सर्वप्रथम खोज किस स्थल की हुई थी? हड़प्पा की हुई थी, हमने आज ही पढ़ा था। और ये खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल की खोज की थी? हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम खोज की, और विद्वानों में मतभेद होने के कारण इसका अंतिम रूप से जो नाम रख दिया गया वो नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। कौन सा नाम रखा गया? हड़प्पा सभ्यता है, वो अंतिम रूप से इसका क्या रख दिया गया? नाम रख दिया गया। फिर हम बात करें, इसी को कहा जाता है तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता। और इसी को कहा जाता है प्रथम नगरीय क्रांति। इसी को कहा जाता है प्रथम नगरीय क्रांति। तो ये थी भाई आपके सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं आज की क्लास से कौन कौन सी है, जहां से हमने प्रारंभिक रूप से पढ़ना प्रारंभ किया था। सबसे पहले हमने चर्चा की थी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता 1853, उस दौरान गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। अब देखिए उसके बाद में हमने पढ़ा था कि सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की खोज की गई थी? तो सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई, और खोज करने वाले विद्वान कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी। किसके निर्देशन में खोज हुई थी? तो खोज हुई थी जॉन मार्शल के निर्देशन में।
दूसरा स्थल खोजा गया, और वो दूसरा स्थल कौन सा खोजा गया था? दूसरा स्थल खोजा गया था मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी, राखलदास बनर्जी, इसी को कहते हैं आर.डी. बनर्जी शॉर्ट में। उसके बाद में हमने पढ़ा था अगला स्थल स्थिति और विस्तार। स्थिति विस्तार कितने देशों में फैली हुई है? भारत में फैली हुई है, पाकिस्तान में फैली हुई है, अफगानिस्तान में फैली हुई है। 3 स्थानों में, 2 स्थान आपको ये याद रखने हैं अफगानिस्तान वाले, सोरतगुई और मुंडिका। क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, और वर्तमान में लगभग ये कितनी फैल चुकी है? लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में। लेकिन आपको क्षेत्रफल यही याद रखना है, और आपके एग्जाम में अगर सटीक नहीं पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर। आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। कहां से किस प्रकार कैसे फैली हुई है, ये हमने इसकी विस्तृति और विस्तार के बारे में चर्चा की थी। उत्तरी छोर मांडा है, दक्षिणी देमाबाद है, पूर्वी आलमगीरपुर है, और पश्चिमी कौन सा है? सूत का गेंडोर है। फिर हम बात करें, इसके बाद में हमने चर्चा की विशेषताओं की। सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता, बड़ी मात्रा में कांस्य के औजार मिले हैं। मात्र सतात्मक मात्र देवी की मरण मूर्तियां मिली है। एकल परिवार है, नगरीय सभ्यता है, और व्यापार प्रधान सभ्यता थी। फिर बात करें काल का निर्धारण, और काल का निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। समय 3250 से 2750 बताया था। किसके आधार पर बताया था? मेसोपोटामिया से एक अभिलेख मिला है, सारगोन अभिलेख। और क्योंकि ये दोनों सभ्यताओं के आपस में व्यापारिक संबंध थे, सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया। क्योंकि ये मेसोपोटामिया के लोग हैं, सिंधु वासियों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते, और वो शब्द था मेलुहा। कौन से शब्द का प्रयोग करते थे बच्चों? मेलुहा शब्द का प्रयोग करते थे। बात करें इसके कार्बन पद्धति के अनुसार समय 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व है, ये इसका क्या है? समय है। फिर बात करें नामकरण की। नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? जॉन मार्शल ने किया। किसके आधार? यानी सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम रखा, सिंधु, सरस्वती, हड़प्पा सभ्यता, और सर्वप्रथम खोज हड़प्पा के होने के कारण इसका नाम क्या रख दिया गया? अंतिम रूप से हड़प्पा नाम रख दिया गया। फिर बात करते हैं तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि इससे पहले 2 कांस्य युगीन सभ्यता हो चुकी है, और वो 2 कौन सी? पहली सभ्यता मिस्र की सभ्यता, और दूसरी है वो है मेसोपोटामिया, और तीसरी है सिंधु। प्रथम नगरीय क्रांति, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। इस प्रकार आज आपको सिंधु घाटी सभ्यता, जिसकी खोज, उसकी स्थिति और विस्तार, उसका काल का निर्धारण और उसके नामकरण के कार्य बारे में पढ़ा था। कल हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। सबसे पहले हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे, फिर मोहनजोदड़ो, फिर चौहदड़ो के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम कालीबंगा के बारे में, लोथल के बारे में, धोलावीरा के बारे में, राखी गड्डी के बारे में, बनावली के बारे में, रोपड़ के बारे में। जो स्थान प्रमुख है, कौन से स्थान की खोज कब हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, और उस स्थान से हमें मुख्य रूप से कौन से अवशेष मिले हैं। और कल और उसके बाद में परसों वाली क्लास में आपके सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसकी कुछ लिपि के बारे में, सड़कों के बारे में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इस प्रकार 4-5 क्लास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता आपके कंप्लीट कर दी जाएगी। और उसी के साथ ही उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के आपके क्या लेकर आएंगे? ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो लेकर आएंगे, और आप कितने पढ़ रहे हैं, किस प्रकार पढ़ रहे हैं, उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में हमने जो चीजें पढ़ी है वो क्वेश्चन हमें याद है या नहीं। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी आगे से ज्यादा इस यानी लक्ष्य आर्मी 1 के बारे में बताइए। हड़प्पा कला स्टेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है वो बना रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।